और हरीश साल्वे जो है 70-75 साल की उम्र में तीसरी शादी कर रहा है। वो ललित मोदी आके नाच रहा है जिसको भगोड़ा करार दे रखा है मोदी सरकार ने। नहीं, परेशानी तो मोदी के लिए ही है, इसमें हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है उसने बेच दिया सारा देश, तो ये झुका के रख दिया, एस्तेसी करा के रख दिया, हर जगह जलील करा के आ रहा है देश को। इन पूरे 10 साल में भी आपने 2 करोड़ नहीं दिए अब तक। करोड़ों जो वैकेंसियां खाली हुई वो छीन लिए लोगों के रोजगार। एक अरे तो यार मोदी झूठ बोलता है खड़े होकर के। अब सारे झूठ को अगर आप गिनने के लिए खड़े हो जाओगे तो सुबह से शाम तक नहीं गिन पाओगे, वो तो इतना फेंकू हुए। मुझे ये बता दो पिछले 10 साल में झूठ के अलावा कोई एक सच बोला हो तो बता दो मुझे कि ये सच बोला था, बताओ। सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, शुरू हो गए बंद होने। मुसलमान क्यों का विरोध मुसलमान ही क्यों करता है? मुसलमान तो कहीं विरोध नहीं करेगा। मुसलमानों ने तो जो है वो पसमानदा मुसलमान हो गया मुसलमान तो। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करते आप कि भाई हर आदमी के लिए शिक्षा फ्री होगी? इसका मतलब ये है, वो ये चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन नेता, बाकी सब स्वाहा। मोदी ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी रहनी चाहिए, इस मुल्क में ना कोई दूसरा लीडर रहना चाहिए, बल्कि राजनाथ सिंह की तरह अपनी ज़बान को सीख करके जो है चापलूसी करने में लग जाने चाहिए। ठीक है, आपने नहीं देखा क्या? अरे भैया ऐसे दौड़ते हैं जैसे मालिक के पीछे नौकर दौड़ता है उस वक्त। और होम मिनिस्टर रहते हुए उन्हें पता नहीं है उनकी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बदल गया। ये तो हैसियत बना रखी है वो राजनाथ सिंह की। जो मोदी चाहेंगे वो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हाँ, अरे भाई वो इसरो जो है असल में मोदी ने ही तो बनाया था। जब 2014 से पहले तो इसरो था ही नहीं, रोशनी नहीं, सूरज नहीं निकलता था 2014 से पहले। तो भाई मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ था ही नहीं। कपड़े तक नहीं मिलते थे लोगों को पहनने के लिए, सारे नंगे फिरते थे भाई महात्मा गांधी जी की तरह। अभी साहब एक देश एक चुनाव की बातें चल रही हैं और कमेटी भी बना दी गई है। किस तरह देख रहे हैं आप बीजेपी के इस कार्यवाही को, आप इलेक्शन को लेकर? ये तो बड़ी मज़ेदार कार्रवाई करी है मोदी साहब ने, क्योंकि उसमें हरीश साल्वे को भी लिया है। और हरीश साल्वे जो है 70-75 साल की उम्र में तीसरी शादी कर रहा है। और एक तरफ जो है मोदी सरकार ला रही है यूसीसी के साथ मुसलमान जो है 4-4 शादियाँ करते हैं। इनको रोकने के लिए जो है एक देश एक कानून लाओ और इनकी शादियों पर पाबंदी लगाओ। लेकिन अपने ही वकील को जो है वो अब तक रोक नहीं पाए, उसकी 3 शादियाँ करवा रहे। और मज़ेदार बात यह है कि उसकी शादी में वो ललित मोदी आके नाच रहा है जिसको भगोड़ा करार दे रखा है मोदी सरकार ने, जो हिंदुस्तान का पैसा हज़ारों करोड़ रुपए लेकर के भागा हुआ है चुरा करके। तो ये तो एक बड़ा मज़ेदार सिचुएशन हो गई है। और वही आदमी जो है उस कमेटी में भी है कि साहब एक देश एक चुनाव। तो एक देश एक चुनाव का जो नारा है वैसे देखने में तो लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा तो है, हाँ ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस मुल्क में 28 स्टेट हैं। अच्छा 4-5 स्टेट की तो सरकारें जो है खुद मोदी साहब ने ही ख़रीद ली है भाई। महाराष्ट्र में ख़रीद के बनाई, वहाँ महागाड़ी की कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो मिली जुली महागाड़ी, क्या है वो मराठी नाम है उनका, महागाड़ी में उनकी सरकार को तोड़ करके उनके पहले जो है उद्धव ठाकरे के एमएलए 40 तोड़े खरीदे गए। वो लोग कहते हैं कि 50-50 खोखे एक को दिए गए। खोखे का मतलब होता है हिंदी में करोड़, और बम्बई की भाषा में खोखा बोला जाता है वो। तो सुना ये है कि वो जो 40 एमएलए वहाँ के तोड़े ख़रीदे गए थे तो उनको 50-50 खोखे दे करके जो है मोदी साहब ने पहले ख़रीदवा लिया। तो अपनी सरकार बना ली उनकी गिरा करके। फिर अब उस सरकार में जो है कुछ गड़बड़ी होने जा रही थी, टेक्निकल कुछ ये कि भाई शायद गिर जाएगी सरकार। तो अब जो शरद पवार की पार्टी के जो है 40 एमएलए बज़ाहिर जो कह रहे हैं, वो अजीत दादा पवार जो कह रहा है कि साहब 40 मेरे साथ हैं, तो या तो हो सकता है उसने 40 के जो है वो 50-50 खोखों के एतबार से वहाँ से उठा लिया हो माल। और आदमी लेकिन बताए जा रहे हैं कि कम है भी उसके पास, लेकिन गिनती की नौ बताई नहीं है, इसलिए जो है 50 का माल तो जो है चलता है। तो मैं जो असली जो बात है आने वाली, ये तो बीच में एक बरसबील तज़करा जिसे कहते हैं आई है बात, तो मैंने कि इसको भी थोड़ी सी डिटेल जान ले लोग कि भैया इतने इतने रेट में ख़रीदारी है एमएलए की। अगर कोई बिकने वाला हो तो मोदी के यहाँ है, 50 खोखे मिलते हैं एक एमएलए के। तो लेकिन अब वहाँ की सरकार तो इन्होंने गिरा दी ख़रीद के। मध्य प्रदेश में इसी तरह 20-22 एमएलए ख़रीद करके जो वहाँ की सरकार इन्होंने गिरा दी थी बीच में, यानी इलेक्शन होने के 1 साल के बाद। और यहाँ इलेक्शन होने के 2 साल के बाद और 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद गिराई। तो अच्छा इसी तरह इन्होंने गोवा में ख़रीद के बना ली थी। इसी तरह इन्होंने पूर्वोत्तर में कहाँ मेघालय में और मिज़ोरम में कहाँ 2-3 जगह इसी तरह।
तो सवाल ये है कि जब बीच में ख़रीद करके अगर मोदी साहब फिर बनाएंगे कोई सरकार को, मान लीजिए कहीं स्टेट में आ गई किसी कांग्रेसी के साथ में या किसी और इलाकाई पार्टी के साथ में, और वहाँ की सरकार को जो है फिर मोदी साहब को ख़रीदने की ज़रूरत पड़ गई, तो ख़रीद करके वहाँ के MLAs को फिर अपनी सरकार बनाएंगे, तो वो तो बीच में ही जो है फिर बन जाएगी सरकार। तो चुनाव तो फिर बीच में भी हो सकता है अगर सरकार गिर गई, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे भी सोचेंगे यार हमें भी 50 खो के मिलने चाहिए, उस चक्कर में जो है नहीं तो गिरेगी सरकारें, तो गिरेंगी तो फिर बीच में चुनाव होंगे। तो ये तो कभी मुमकिन नहीं है कि सारी विधानसभाओं के इलेक्शन जो है वो हमेशा एक साथ होते रहेंगे, चूँकि बीच बीच में कहीं क्राइसिस आते हैं, किसी तरह के कहीं सरकारें गिर जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो वो तो मुमकिन नहीं है कि विधानसभाओं के। पार्लियामेंट का इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ होता ही है, एक मुल्क है एक इलेक्शन है। ये जो किस्तों में जो कराते हैं बेईमानी करने के लिए कि भाई थोड़ा थोड़ा करके बेईमानी आसानी से हो जाती है, कि 150 सीटों का एक मरहले में, 100 सीटों का एक मरहले में, 3 इलेक्शन अगर एक साथ होते भी हैं तो इससे परेशानी क्या है? नहीं, परेशानी तो मोदी के लिए ही है, इसमें हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। साल जो है इलेक्शन का सिलसिला चलता रहता है, कभी नगर निगम के चुनाव है, कभी के इलेक्शन। हाँ, तो इससे उसमें खर्चा बचाने के लिए जो है नहीं तो सरकार ये फैसला ले रही है, तो इसमें परेशानी क्या है? पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। फिर परेशानी किसको है? मोदी को ही होगी, मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही होगी, उन्हीं का रोजगार ठप होगा भाई। अभी तो चूंकि पूरे साल कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो वो जो 2 रुपए के ट्वीट करने वाले हैं उनका कारोबार ठप हो जाएगा, क्योंकि अभी उनको जैसे ही इलेक्शन का कहीं भी अनाउंस होता है तो उससे 2-4 महीने पहले उनको ठेका मिल जाता है 2 रुपये। लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। 2 रुपये पर ट्वीट और 2 रुपये पर पोस्ट जो है सोशल मीडिया में करने के लिए उनको काम मिलता है ना बीजेपी के अंधभक्तों को, उनका रोज़गार ठप होएगा। दूसरा जो है उनके जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता वैसे हैं ज़मीन पे काम करने वाले, उनकी कारोबार धंधे बंद हो जाएंगे, उनके ठेकेदारों के धंधे बंद हो जाएंगे, उनके छपाई के प्रिंटिंग वालों के धंधे बंद होंगे। परेशानी उन्हीं को होगी, जनता को कोई फ़र्क, जनता को तो कुछ मिलना ही नहीं, जनता का तो जाना ही जाना है। जितने इलेक्शन होंगे जनता पे उतना जो है महंगाई का भार बढ़ता है, उतने टैक्स ज़्यादा बढ़ते हैं, उतनी बेईमानियाँ ज़्यादा होती हैं, तो नुकसान तो इन्हीं का है उसमें। हमारा कहना ये नहीं है, हमारा कहना ये है कि जो काम असंभव है उसको संभव करके आखिर आप हासिल क्या करना चाहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है ना, लोग कह रहे हैं इस चीज़ को। अरे मोदी है तो मुमकिन है, उसने बेच दिया सारा देश। उसने ये कहा था कि साहब मोदी मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, सारा जो है झुका के रख दिया, इस्तेसी करा के रख दिया, हर जगह जलील करा के आ रहा है देश को। फ्रांस गया वहाँ जलील करा के आया, और भाई अभी जो देशों की मेजबानी कर रहा है ना, बता रहा हूँ ना, अभी साउथ अफ्रीका गया था वहाँ जलील करा के आया, अपने आप को भी जलील करा के आया और देश का भी सर झुका के आया। अमेरिका गया था वहाँ जलील होकर जलील करा के आया। तो जहाँ जा रहा है जलील करा रहा है अपने भक्तों के ज़रिए जो है अपने आप को, और वो ख़रीदे हुए मीडिया के ज़रिए, गोदी मीडिया के ज़रिए ख़रीदे हुए अपने जो है जय जयकार के नारे लगवा लेने से थोड़ा ही ना हो जाएगा, हकीकत थोड़ा ही बदल जाएगी। वो दौर गया अब के लोगों को पता नहीं चल रहा था हकीकतों का। सोशल मीडिया का दौर है यार, सच्चाई सबके सामने आ जाती है, तुम कितना भी झूठा प्रोपेगेंडा कराते रहो, सच्चाई नहीं छुपती। तो खुद भी जलील हो रहे हैं और देश को भी करवा रहे हैं। एक बात तो ये हमारा कहना ये है कि भाई आप जो है, आपने पहले नारा दिया एक 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आज कह रहे हो साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, तो उससे पहले तो और भी 1 नेशन 1 एजुकेशन भी तो करते हैं, 1 नेशन और 1 स्वास्थ्य का भी तो करते हैं कि भाई एक इलेक्शन ही है ना। नहीं, सबसे पहले जो है आदमी का खान पान है कि एक देश है तो एक रोज़गार, कोई आदमी बेरोज़गार नहीं रहेगा मेरे देश में। हर आदमी को रोज़गार देना सरकार की ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी। सुरक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य तो मिल रहा है ना, रोज़गार और शिक्षा, ये वो बेसिक ड्यूटियां हैं गवर्नमेंट की कि वो देनी। उनमें से तो आपने कुछ नहीं दिया। रोज़गार आपने वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल देंगे, आपने जो है उल्टे 2 करोड़ छीन लिए देने के बजाय। इन पूरे 10 साल में भी आपने 2 करोड़ नहीं दिए अब तक। करोड़ों जो वैकेंसियां खाली हुई वो छीन लिए लोगों के रोज़गार। एक आपने 15 अगस्त पे गिनवाई है ना मोदी जी ने सारी उपलब्धियां जो किया है। अरे तो यार मोदी झूठ बोलता है खड़े होकर के। अब सारे झूठ को अगर आप गिनने के लिए खड़े हो जाओगे तो सुबह से शाम तक नहीं गिन पाओगे, वो तो इतना फेंक हुए। आप कैसे कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? तो सुबह से मुझे ये बता दो पिछले 10 साल में झूठ के अलावा कोई एक सच बोला हो तो बता दो मुझे कि ये सच बोला था, बताओ। मोदी साहब खुद बता दें आगे। मोदी जो है खुद आ जाएं सामने, डिबेट कर लें कि भाई मैंने ये सच बोला है। राहुल गांधी से कर ले, राहुल से नहीं करते मुझसे कर ले, मुझसे नहीं करते अखिलेश से कर ले। तो बोल रहे थे ना वो तो लाल किले से बोले हैं। अरे यार एक तरफा 1 वे ट्रैफिक चला रखा है ना, वो तो किसी के सामने आकर के बोले ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल लो, बैठ के बताओ वहाँ और बोलो ज़रा सच, तो आए ना बता देंगे लोग आपको आपकी हैसियत और हकीकत। एक बात मैं जो कह रहा हूँ, आपने एजुकेशन में कुछ नहीं किया। एजुकेशन को आपने अमीरों के कमाई का जरिया बना दिया, एक अमीर अब जो है एक बिज़नेस बना दिया आपने।
एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज करी है, गरीब आदमी के लिए अब अपने बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि अब इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करने हज़ारों की तादाद में तो हो चुके हैं, और अभी अगले 5-7 साल में आप देखिएगा लाखों तक पहुँचेगी ये नौबत। सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, शुरू हो गए बंद होने, और प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस इस कदर हो गई है कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है कि वहाँ पर जा कर के पढ़ा ले। और इन्होंने जो है एक लॉलीपॉप ये दिया है कुछ दिनों के लिए कि साहब अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो फ़ीस का इतना हिस्सा जो है सरकार देगी, जैसे हरियाणा में इन्होंने शुरू किया। मान लीजिए 3,000 रुपये की प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है तो 2,000 रुपये सरकार देगी, 1,000 रुपये आप दे दो। आदमी लालच में कि यार प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छा है, वो बच्चा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन वो 2-3 साल तो देगा, उसके बाद अगली योजना में गवर्नमेंट कहते कि हमारे बस का नहीं है, जिसको पढ़ाना है अपने आप पढ़ाए। अब फिर तेरे रिक्शा चलाने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, झल्ली ढोने वाले, समझे साहब, ईंट गारा पकड़ाने वाले, राजमिस्त्री के पास काम करने वाले, घूमते रहो, वो बच्चों का पेट भरोगे। अभी तो ये था कि 20 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये सरकारी स्कूल की फ़ीस होती है, 20-30 रुपये वो अपना बच्चा पढ़ लेता है उनका। तो मुसलमान ही क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, मुसलमान क्यों चीज़ का विरोध मुसलमान ही क्यों करता है? मुसलमान तो कहीं विरोध नहीं करेगा। मुसलमानों ने तो जो है वो पसमानदा मुसलमान हो गया मुसलमान तो। वो देख लो अलीगढ़ का वो बिक गया, वाइस चांसलर साबिक तारिक मंसूर, उसने जो है जब तक वहाँ था इनकी मजदूरी वैसे कर रहा था बीजेपी की, अलीगढ़ में रहते हुए बच्चों को पिटवाना, उन पे केस लगवाना, उनको रोज़ाना टार्चर करना, और जैसे ही वहाँ से मुद्दत ख़त्म हुई फ़ौरन जो है गोगोई की तरह कीमत वसूल कर ली। गोगोई ने राज्यसभा में कीमत वसूल करी थी, तारिक मंसूर को जो है MLC की कीमत दी गई, और अब जो है वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। तो बिकाऊ माल जो है हर जगह है, वो तो बिकाऊ माल तो बिक रहा है, उसकी चिंता मत करो आप, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, बैकवर्ड में हो, दलितों में, कहीं भी हो, वो सब बिकने वाला बिक रहा है। हमारा कहना वो नहीं, हम जो असल मुद्दा है जो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो है सबसे पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं करते आप, कि भाई हर आदमी के लिए शिक्षा फ्री होगी, सब के लिए। प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो भी फ्री पढ़ेगा, गवर्नमेंट देगी उसकी सारी फीस, किसी की भी हो, और हमेशा के लिए देगी। ये बनाओ कानून, नहीं तो गवर्नमेंट के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनका मेयार बढ़िया करो कि प्राइवेट स्कूल के बराबर का उसका मेयार होना चाहिए वहाँ, वो नहीं आप करते। आप स्वास्थ्य के मैदान में देख लीजिए, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो भरे हुए पड़े हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर है दवा नहीं मिलती, दवा और डॉक्टर दोनों हैं तो टाइम नहीं है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, लोग रोते फिर रहे हैं, मरीज़ मर रहे हैं, पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो आपकी व्यवस्था है, और आप कह रहे हैं कि साहब 1 नेशन और 1 इलेक्शन। ये इसका मतलब ये है, वो ये चाह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 पार्टी 1 नेता, बाकी सब स्वाहा। मतलब ये माना जाए 2000 मोदी ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी रहनी चाहिए, इस मुल्क में ना कोई दूसरा लीडर रहना चाहिए, ना इस मुल्क में जो है कोई और बोलने वाला रहना चाहिए। मेरी एक पार्टी रहे और वो पार्टी में भी लोग जो है सारे जी हुजूरी करने वाले गुलाम रहे हैं। अपनी पार्टी में भी नितिन गडकरी की तरह कोई बोलने वाला साहिब ज़ुबान नहीं होना चाहिए, जिसके मुंह में ज़बान भी हो, बल्कि राजनाथ सिंह की तरह अपनी ज़बान को सी करके जो है चापलूसी करने में लग जाने चाहिए। ऐसे लोग मोदी के यहाँ चलेंगे और ऐसे लोगों को वो रखेंगे। नहीं, राजनाथ सिंह जी का नाम ले रहे हैं, वो तो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। अरे तो सीनियर लीडर हैं, लेकिन आगे पीछे इनके दौड़ते हैं। किनके पीछे दौड़ते हैं? मोदी के। आपने नहीं देखा क्या? अरे भैया ऐसे दौड़ते हैं जैसे मालिक के पीछे नौकर दौड़ता है। नौकर कह रहे हैं आप राजनाथ सिंह? अरे मैं जो अपनी पोजीशन उन्होंने खुद बना रखी, उन्हीं की मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बदल जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। होम मिनिस्टर रहते हैं वो उस वक्त, और होम मिनिस्टर रहते हुए उन्हें पता नहीं है उनकी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बदल गया। ये तो हैसियत बना रखी है वो राजनाथ सिंह की। समर्थक नाराज हो जाएंगे राजनाथ सिंह जी के? तो नाराज हो जाएंगे, मोदी से हो नाराज, मुझसे क्या लेंगे नाराज होके? तो आप मैंने थोड़ा ही ना छीना है उनको, मैंने थोड़ा ही उनका बोना बनाया है राजनाथ सिंह को। मैंने थोड़ा ही राजनाथ सिंह का कद काटा है कि मैंने राजनाथ सिंह का कद जो है छोटा कर दिया है। भाई जिसने करा है उसको जाके लड़ो, मैं क्या करूं? तो आप देखिए मैं जो देखिए बात मुद्दे पे, मोदी जी हैं, फिर मुद्दे पे आइए। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है ये सिवाय जो है इस मुल्क के सारे सिस्टम पर कब्जा करने की, कि जैसे पंगु बना लिया है इलेक्शन कमीशन को भी। इलेक्शन कमीशन अब वो फैसला करेगा जो बीजेपी चाहेगी, जो बीजेपी नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह चाहेंगे। जो मोदी चाहेंगे वो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। जहाँ जिस तरह से जो करना, सीधी सी बात ये है कि वो लोकतंत्र का नाम लेकर के जो है पूरी तरह से डिक्टेटरशिप इस मुल्क में लगाना चाहते हैं। और सारी ज़िंदगी जब तक जिंदा हूँ मैं तो ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मेरे पास रहनी, बस ये उनकी स्कीम है। इसके अलावा उससे आगे पीछे मोदी को ना कुछ पता है, ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना कुछ अकल है, ना सलीका है। मोदी सरकार बर्बाद कर दिया। मोदी सरकार में चंद्रयान 3 जो है हाँ लैंडिंग करके गया। अरे भाई वो इसरो जो है असल में मोदी ने ही तो बनाया था। जब 2014 से पहले तो इसरो था ही नहीं। ना इस मुल्क में साइंटिस्ट थे, ना इस मुल्क में एजुकेशन थी, ना इस मुल्क में रोज़गार थे।
इस मुल्क में सड़क भी नहीं थी। मोदी है तो मुमकिन हुआ ना। अरे यार, रोशनी नहीं हो, सूरज नहीं निकलता था तो 2014 से पहले। सूरज निकलना शुरू हुआ है मोदी के आने के बाद, चांद नहीं निकलता था। कटाक्ष कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कटाक्ष कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो भाई मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं, यही तो अंधभक्त कहते हैं उनके। तो मैं तो उन्हीं की बात को बढ़ा रहा हूँ आगे। भाई मोदी से पहले देखो इस मुल्क में ना लोग पढ़ते थे, न इस मुल्क में इलाज होता था, न इस मुल्क में रोटी मिलती थी, न इस मुल्क में बारिश होती थी, न इस मुल्क में धूप निकलती थी, न इस मुल्क में रास्ते थे कि लोग चलें, कुछ था ही नहीं। कपड़े तक नहीं मिलते थे लोगों को पहनने के लिए, सारे नंगे फिरते थे भाई, महात्मा गांधी जी की तरह। तो इसीलिए तो हो रहा है ना नए भारत का निर्माण, इसीलिए तो किया जा रहा है। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ ना, इसमें परेशानी क्या है? तो सारे लोग जो है 2014 से पहले गांधी की तरह लंगोट बांध के घूम रहे थे। मोदी साहब आए तो सबके बदन पे कपड़े आ गए और सब जो है बल्ले बल्ले हो गई। इसीलिए लाल किला भी बिक गया, एयरपोर्ट भी बिक गए, और साहब बंदरगाहें भी सारी बिक गई, और साहब बिजली भी सारी बिक गई, और रेलवे स्टेशन भी बिक गए, रेल की पटरियां भी बिक गई, सड़कें भी बिक गई। तो बचा क्या है फिर? मोदी और अमित शाह, दो ही बचते हैं इस देश में।